गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? कभी ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग थक गया हो, लेकिन फिर भी रुकता नहीं, सोचता रहता है वही बातें बार बार, वही डर, वही चिंता, वही कल्पनाएं जो कभी सच भी नहीं होती। एक छोटी सी बात हो और हम उसे इतना बड़ा बना देते हैं कि खुद को ही डरा देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब क्यों होता है? क्या ये दिमाग की ताकत है या उसकी कमजोरी? क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचना धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है? ये सोच ही तो है जो रातों की नींदें छीन लेती है, दिल को बेचैन करती है और इंसान को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। और सबसे दुखद बात यह है कि हम ये सब खुद कर रहे होते हैं, अपने ही मन के हाथों। ज्यादा सोचने का जाल बहुत खतरनाक होता है। बाहर से ये हमें चिंतित और सतर्क दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर ये हमारी आत्मा को चुपचाप निगलता चला जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग जो मानसिक तनाव, आत्मविश्वास की कमी और असफलता से जूझते हैं, वे सब जरूरत से ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। अब सवाल उठता है, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? इसका जवाब सीधा है, हमने अपने मन को कभी समझा ही नहीं। मन, जिसे हम अपना सबसे बड़ा साथी मानते हैं, वही अगर काबू से बाहर हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन सोचता है, ये उसका स्वभाव है, लेकिन जब सोचने की दिशा और मात्रा पर हमारा कोई नियंत्रण न हो, तब मन गुलाम नहीं, मालिक बन जाता है। और यहीं से शुरू होती है ओवर थिंकिंग, यानी ज्यादा सोचने की आदत। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। पर सोचने और फंसने में बहुत फर्क होता है। सोच को समझदारी से प्रयोग करना ज्ञान है, लेकिन सोच में डूब जाना अज्ञान है, पीड़ा है, जहर है। अब समझिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य, हमारे मन की केवल 5% गतिविधियां कॉन्शियस माइंड से होती हैं। बाकी 95%, जी हां, पूरी 95% हमारे सब कॉन्शियस माइंड से संचालित होती हैं। यही अवचेतन मन हमारी आदतें, भावनाएं, डर, विश्वास और प्रतिक्रियाओं को चलाता है। और जब हम लगातार एक ही बात सोचते रहते हैं, बार बार, घंटों, दिनों, तो वह सोच धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर चाहे वह चिंता हो, डर हो या असुरक्षा, वह हमारी आदत बन जाती है। और उसके बाद हम खुद से भी नहीं कह सकते कि रुक जाओ, क्योंकि अब यह चेतन नहीं, अवचेतन का खेल बन चुका होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में शांत रहते हैं। उनके सामने चाहे कुछ भी हो जाए, वे ठहरे रहते हैं, स्थिर। वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? वो ज्यादा सोचते क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने अपने मन के स्वामी बनना सीखा है, दास नहीं। उन्होंने अपने अवचेतन मन को वही संदेश दिए हैं जो उन्हें संतुलित बनाते हैं। और हम तो बस उसी डर, चिंता, विफलता की फिल्मों को बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं। जो बीत गया उसे सोचते हैं, जो अभी आया ही नहीं उसकी चिंता करते हैं, और जो सामने है उसे कभी जी ही नहीं पाते। क्या आपको यह लग रहा है कि यह सब तो आपके साथ भी होता है? हाँ, होता है, और यह बिल्कुल सामान्य है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे बदल नहीं सकते। अब जानिए समाधान। अगर मन सोचता है तो हमें सोचने की कला सीखनी होगी। जैसे एक तलवार से किसी की रक्षा भी हो सकती है और किसी की हत्या भी, वैसे ही सोच को भी दिशा देनी पड़ती है। हर बार जब आपका मन दौड़ने लगे, रुकिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे डरा रही है? अगर सोच डर, चिंता और असहायता बढ़ा रही है, तो समझ लीजिए कि यह आपके लिए नहीं है। फिर गहरी सांस लीजिए, ध्यान लगाइए, खुद से जुड़िए। हर दिन 10 मिनट भी अगर आप अपने अवचेतन मन से जुड़ने की कोशिश करें, तो आप उसके मालिक बन सकते हैं। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक पुष्टि, ये कोई पुराने जमाने के साधन नहीं है, ये आज के सबसे कारगर मानसिक हथियार हैं। आपकी सोच की दिशा आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है। इसलिए सोचने से नहीं डरिए, लेकिन सोच को सिखाइए कि वह आपके अनुकूल कैसे हो। और जब भी आपका मन बेकाबू हो जाए, खुद से एक बात कहिए, मैं मन नहीं हूं, मैं मन का स्वामी हूं। अब इस सोच की यात्रा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि जब हम सोच पर काबू पाना सीख जाते हैं, तो एक और बड़ा सवाल उठता है, हमारे अवचेतन मन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, क्योंकि वहीं से तो सब शुरू होता है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और कैसे हम उसकी शक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाते? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दिमाग में जैसे हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हैं और आप समझ नहीं पा रहे कि किसे सुने?
क्या कभी आप भी एक ही बात को बार बार सोचकर खुद को थका चुके हैं? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस अदृश्य कैद की जिसमें आज का इंसान सबसे ज्यादा फंसा हुआ है, ज्यादा सोचना। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था विवेक। वो पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसके पास समय था, ऊर्जा थी, पर बस एक समस्या थी। वो हर काम से पहले बहुत सोचता था। उसके सोचने का सिलसिला इस कदर बढ़ चुका था कि काम करने से पहले ही वो थक जाता। छोटे से छोटे फैसले पर भी उसका मन अंदर ही अंदर लड़ाई करने लगता। अगर मैं ये करूंगा और कुछ गलत हो गया तो? ज़ेरेनिया। अगर लोग मुझे जज करेंगे तो? कंपोनेंट प्लेसमेंट। अगर मैं विफल हो गया तो? ज़ेरेनिया। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खोने लगा। रिश्ते जो कभी मजबूत थे वो कमजोर पड़ने लगे। वो अकेला पड़ता गया, लेकिन उसकी सोच रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सोचता रहा और उसी सोच की दलदल में धीरे धीरे डूबता चला गया। वो अब कोई निर्णय नहीं ले पाता था। उसके भीतर का जीवन ठहर गया था। बाहर सब चलता रहा, पर अंदर सब रुक गया। एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, विवेक, तुम पानी में गिर गए हो, बाहर क्यों नहीं आते? विवेक बोला, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ खड़ा हूं, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं तो डूब ही जाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही तुम जीवन में भी खड़े हो, लेकिन तुम्हारी सोच का बहाव तुम्हें बहा ले जा रहा है। समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन तुम्हें बहा रहा है और तुम चुपचाप खड़े होकर खुद को डूबने दे रहे हो। उठो, सोच से नहीं, कर्म से बाहर आओ, क्योंकि अगर तुमने अपने मन को नहीं संभाला तो यही मन तुम्हें खुद से दूर कर देगा। ज्यादा सोचने के नुकसान। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत जो बाहर से आपको शांत दिखती है, लेकिन अंदर से आपको धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह एक मानसिक जाल है। जब आप हर बात को, हर परिस्थिति को बार बार सोचते हैं, तो आप अपने वर्तमान को खो देते हैं। आपका शरीर यहां होता है, लेकिन आपका मन या तो किसी बीते कल में खोया होता है या किसी अनिश्चित भविष्य की चिंता में उलझा होता है। ज्यादा सोचने से सबसे पहले असर पड़ता है आपके निर्णय लेने की क्षमता पर। आप हर विकल्प को इतना डिसेक्ट करते हैं कि अंत में कोई भी फैसला नहीं ले पाते। ये एनालिसिस पैरालिसिस होता है, जिसमें सोचते सोचते आप थक जाते हैं, लेकिन निर्णय नहीं ले पाते। आपका मन कभी शांत नहीं रहता। आप सोते हैं, लेकिन मन जागता है। आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, और यही भटकाव धीरे धीरे बनता है तनाव, चिंता और मानसिक थकावट। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होता है सेहत पर असर। जब आप लगातार सोचते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। इनका असर सीधा आपके दिमाग, दिल और नींद पर होता है। आपको नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और मन में बेचैनी बनी रहती है। तीसरी बात, ज्यादा सोचने से आप खुद से दूर हो जाते हैं। आपका आत्म संवाद खत्म हो जाता है। आपका इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस, वो दब जाती है इन लगातार चलने वाले विचारों के नीचे। अब सवाल उठता है, हम इतना सोचते क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन असुरक्षित महसूस करता है। वो हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहता है, हर समस्या का पहले से हल ढूंढना चाहता है। पर जीवन तो कभी प्लान के हिसाब से चलता ही नहीं, और जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझते चले जाते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन अगर मन ही हर समय उलझा रहे तो इंसान कब खुद को समझेगा? आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, वो आपकी भावनाओं, आदतों और गहराई से जुड़ा होता है। जब आप बार बार एक ही सोच को दोहराते हैं, वो आपके अवचेतन मन में बस जाती है। फिर चाहे वो डर हो, शक हो या नकारात्मक विचार, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगता है। आप सोचिए, एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है। वो 2 मिनट रोता है और फिर से दौड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ज्यादा सोचने की आदत नहीं होती, वो बस वर्तमान में जीता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, शिक्षा, अनुभव, ये सब हमारे भीतर डर भरते जाते हैं और हम हर काम से पहले सोचने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या अगर मैं असफल हो गया तो? इन सवालों का कोई अंत नहीं। पर याद रखिए, सोचने से रास्ते नहीं खुलते, चलने से खुलते हैं। अब सवाल है, ज्यादा सोचने से कैसे बचा जाए? इसका पहला कदम है ध्यान देना कि आप क्या सोच रहे हैं।
अपने विचारों को पकड़ना सीखिए। जब भी आप खुद को एक ही बात पर बार बार सोचते हुए पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या यह सोच मुझे किसी समाधान की ओर ले जा रही है या सिर्फ चिंता बढ़ा रही है? दूसरा कदम है एक्शन लेना। जो काम आप सोचते जा रहे हैं, उसे करने का पहला छोटा सा कदम उठाइए। कर्म विचार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि सोच आपको थकाती है और कर्म आपको चलाता है। तीसरा और सबसे जरूरी, मन को निर्देश देना सीखिए। मन को गुलाम नहीं बनाना, लेकिन उसका नेतृत्व करना जरूरी है। मन को कहिए, मैं सोचूंगा, लेकिन सीमित समय तक, उसके बाद मैं केवल करूंगा। शांत रहना, ध्यान लगाना और हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताना, ये मन को नियंत्रित करने की कुंजी है। जिस दिन आप ये सीख लेंगे, उस दिन आप सोचने के कैदी नहीं, जीवन के निर्माता बन जाएंगे। आप आज जो महसूस कर रहे हैं, वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक सीख है कि अब वक्त है सोच से निकलकर कुछ करने का। अब वक्त है अपने मन को साधने का, क्योंकि सोच अगर दिशा में हो तो निर्माण करती है, और अगर दिशा बिना हो तो विनाश। क्या आप भी दिन रात सोचते रहते हैं? रात को नींद नहीं आती, क्योंकि दिमाग में हजारों बातें घूम रही होती हैं। कभी गुजरे हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर। छोटी छोटी बातें दिल और दिमाग पर भारी पड़ने लगती हैं। अगर ऐसा हो गया तो लॉग, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? कंपोनेंट प्लेसमेंट, लोग क्या सोचेंगे, और इस सोच के जाल में हम उलझते चले जाते हैं। कभी कभी तो ये सोच हमारी हंसी, हमारा सुकून, हमारी शांति तक छीन लेती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हम सोच रहे हैं या सोच हमें खा रही है? यह सवाल जितना सीधा है, उतना ही चुभने वाला है, क्योंकि सच्चाई यही है, हम सब कभी ना कभी इस ओवरथिंकिंग नाम के राक्षस से हार चुके हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो शायद आप भी उस जंग में हैं। लेकिन आज हम केवल डर की बात नहीं करेंगे, समाधान की बात करेंगे। आज हम समझेंगे हम इतना ज्यादा सोचते क्यों हैं और कैसे इस आदत से बाहर निकला जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपके मन की आजादी की शुरुआत हो सकती है। अब सुनिए ध्यान से। ज्यादा सोचने की शुरुआत अक्सर किसी एक छोटी सी बात से होती है। जैसे किसी ने हमें जवाब नहीं दिया तो हम सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? या किसी काम में असफल हुए तो दिमाग कहता है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये एक सोच से शुरू होता है और फिर एक के बाद एक ख्याल जुड़ते जाते हैं, जैसे मकड़ी का जाला। जितना हटाने की कोशिश करो, उतना उलझते जाते हो। और इस पूरे खेल में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो है हमारा मन। मन जो कभी शांत बैठता ही नहीं, जिसे अगर आपने निर्देश नहीं दिया तो ये खुद अपनी दुनिया बना लेता है। और अक्सर वो दुनिया डर, चिंता और भ्रम से भरी होती है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारा मन ही हमें दुख देता है और मन ही हमें मुक्त करता है। जो मन अनुशासित नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। अब सवाल ये उठता है, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? क्यों हमारा दिमाग हर बात को बार बार दोहराता है? इसका जवाब छुपा है हमारे अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड में। हमारे जीवन के हर अनुभव, हर डर, हर असुरक्षा का एक निशान इस अवचेतन मन में जमा होता है। और जब कोई मिलती जुलती घटना होती है, तो ये पुरानी भावनाएं बाहर आने लगती हैं। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ इस वक्त की चिंता है, लेकिन हकीकत में ये बीते अनुभवों की परछाई होती है, जो हमें बार बार डराती है, फिर वही ना हो जाए। अब जब समस्या इतनी गहरी है, तो समाधान भी उतना ही गहरा चाहिए। कहना आसान होता है, ज्यादा मत सोचो, लेकिन असली सवाल ये है, कैसे? सबसे पहले, जब भी मन में उलझन हो, उसे दिमाग में मत पकाओ, उसे लिख डालो। जब तक सोच दिमाग में होती है, वो बवंडर बनती है। जैसे ही आप उसे शब्दों में बदलते हो, वो धीमी पड़ जाती है। लिखना यानी उस विचार को बाहर निकालना, और जो बाहर आ गया, उसका असर अब अंदर कम होने लगता है। दूसरा तरीका, जब भी सोचें, खुद से एक सवाल जरूर करें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब है नहीं, तो सोचने से क्या हासिल? और अगर जवाब है हाँ, तो उठिए और काम शुरू कीजिए, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है, उसके लिए चिंता नहीं, कार्य चाहिए। और जो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए सोचने का मतलब ही नहीं। अब आते हैं सबसे शक्तिशाली अभ्यास पर, माइंडफुलनेस। आज की भागती दुनिया में हम कहीं भी हों, मन कभी वहां नहीं होता। शरीर ऑफिस में होता है, मन कल की मीटिंग में। शरीर बिस्तर पर होता है, मन किसी रिश्ते की टूटन में। इसलिए मन को वर्तमान में लाना सीखिए। जब भी ज्यादा सोचने लगे, वहीं रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए
5 बार। अपने आसपास देखिए 3 चीजें जिनका रंग या रूप नोटिस करें। अपने मन से कहिए, मैं इस पल में हूं और मैं सुरक्षित हूं। मन जो समय में भटक रहा होता है वो वर्तमान में लौटने लगेगा, और जब मन अब में होता है तब चिंता कमजोर पड़ने लगती है। अब बात करें ध्यान की। आशिम मुनियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि मन को वश में करना है तो ध्यान से बड़ा उपाय कुछ नहीं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट रोज आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। ना लड़ना, ना बदलना, सिर्फ देखना, जैसे कोई नदी बह रही हो। धीरे धीरे ये अभ्यास मन को शांत करने लगेगा। आपका अवचेतन मन कम प्रतिक्रियाशील हो जाएगा। आप डर और भ्रम से ऊपर उठने लगेंगे। और एक बात जो बहुत जरूरी है, सोच को केवल रोकना नहीं है, उसे किसी और काम में लगाना भी है, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है। यह आपने सुना ही होगा। इसलिए जब भी दिमाग भटकने लगे, कुछ करिए। किसी दोस्त से बात कीजिए, एक पेज किताब पढ़िए, बाहर टहलिए, सफाई करिए, कुछ भी। ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है ओवर एक्शन, यानी कुछ भी करिए लेकिन सोचते मत रहिए, क्योंकि सोच के सागर में डूबते रहने से बेहतर है एक पत्थर फेंक कर लहर तोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कभी ये सोच पूरी तरह बंद हो सकती है? नहीं, सोच बंद नहीं होती, लेकिन सोच पर आपका नियंत्रण हो सकता है। और यही असली आजादी है, क्योंकि मन वही है जो अगर आपके अधीन हो तो आपको ब्रह्मा बना सकता है, और अगर आप उसके अधीन हो गए तो आपको दुखों का गुलाम बना देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए आज का यही संदेश है, सोचना बंद नहीं करना है, लेकिन फालतू सोचना छोड़ना है। सोच को दिशा देनी है, ना कि सोच के बहाव में बह जाना है। कभी कभी हम बिस्तर पर लेटे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, शरीर थका हुआ होता है, लेकिन दिमाग वो दौड़ रहा होता है। एक सोच आती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो हमें थका देता है, उलझा देता है और अंदर ही अंदर खा जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी एक बात को बार बार सोचते रहते हैं? इतना सोचते हैं कि वो सोच ही आपकी नींद चुरा लेती है, आपका सुकून खा जाती है और आपको खुद से दूर कर देती है? अगर हां, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस अदृश्य दुश्मन की जो आपके साथ हर वक्त रहता है, ज्यादा सोचना। इस सोच की आदत ने न जाने कितने रिश्ते तोड़े हैं, न जाने कितने फैसले रुकवा दिए हैं, और न जाने कितनी रातों को जागकर बर्बाद किया है। लेकिन सवाल यह है कि हम इतना सोचते क्यों हैं? और फिर सबसे जरूरी सवाल, इसका हल क्या है? इससे छुटकारा कैसे पाएं? मनुष्य का मन एक जंगल की तरह होता है। जितना ज्यादा हम बिना रास्ता बनाए उसमें चलते हैं, उतना ही हम उसमें खोते जाते हैं। ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग, यही वो भटकाव है जिसमें हम रोज उलझते हैं। आपने गौर किया होगा, कभी कोई छोटी सी बात हो गई, कोई जवाब ठीक से नहीं मिला, किसी ने थोड़ा रूखा व्यवहार कर लिया, और बस हमारा दिमाग शुरू हो जाता है, उसने ऐसा क्यों कहा? मैं ऐसा नहीं करता तो? अगर मैं कुछ और कहता तो क्या होता? और यह सिलसिला चलता ही रहता है। दरअसल सोचने की शक्ति इंसान को ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, लेकिन जब यही सोच जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह वरदान नहीं, अभिशाप बन जाती है। अब सवाल यह उठता है, इसका समाधान क्या है? ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? समाधान वहीं से शुरू होता है जहां सोच खत्म होती है, यानी अब में। जब भी कोई उलझन मन में आने लगे, उसे सोचने की बजाय लिख डालो। कागज पर जब आप अपनी सोच को उतारते हो तो वो आपके दिमाग से बाहर आ जाती है। सोच का जाल तब कमजोर होता है जब वो शब्द बन जाता है। अब जब आप सोच में फंस जाएं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे बस में है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ देना सीखो, और अगर हां है तो तुरंत उस पर कोई एक्शन लेना शुरू कर दो। एक्शन से सोच भागती है, क्योंकि जब हाथ और पैर चलते हैं तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। हमारा मन 2 जगह सबसे ज्यादा भागता है, भूतकाल की गलियों में और भविष्य की चिंता में, लेकिन हमारी शक्ति सिर्फ वर्तमान में होती है। माइंडफुलनेस यानी इस पल में जीना, यह सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है जो हर योगी, हर संत ने बताया। 5 बार गहरी सांस लो, अपनी सांस को महसूस करो, अपने आसपास की 3 चीजें देखो और खुद से कहो, मैं अभी यहां हूं, सुरक्षित हूं, सब ठीक है। देखना, आपके मन की बेतहाशा दौड़ एकाएक शांत हो जाएगी। हर दिन सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो
और अपने सांसों को महसूस करो। ध्यान ये कोई धर्म नहीं, कोई रस्म नहीं, ये वो सीढ़ी है जो आपको आपकी ही सोच से ऊपर उठाकर सुकून तक ले जाती है। ऋषि मुनियों ने कहा था, मन को जीतना ही आत्मा को पाना है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मन तो बार बार सोचता है, रोकते हैं फिर भी चलता है। तो याद रखिए, मन को बातों से नहीं, काम से हराया जा सकता है। जब सोच बढ़ने लगे तो एक छोटा एक्शन उठाइए। किसी दोस्त से बात कीजिए, टहलने जाइए, किताब पढ़िए, कुछ भी, लेकिन दिमाग को एक नया काम दीजिए। ओवर थिंकिंग की जगह ओवर एक्शन लाइए, क्योंकि सोच का इलाज सिर्फ करना है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, ज्यादा सोचने का सीधा रिश्ता हमारे अवचेतन मन से होता है। सबकॉन्शियस माइंड हर वो बात रिकॉर्ड करता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम हर दिन यही सोचें, मुझे डर लग रहा है, मैं असफल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच्चाई मानकर हमारे जीवन को उसी दिशा में मोड़ देता है, और यहीं से शुरू होती है आत्मनाश की यात्रा। लेकिन अगर आप रोज अपने मन को कहें, सब ठीक है, मैं शांत हूं, मैं समाधान खोजूंगा, तो वही अवचेतन मन, वही सोच की शक्ति आपको आगे बढ़ा सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पाले वो संसार पर विजय पा सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन में एक बात हमेशा दोहराई, मन ही सब कुछ है, जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो सोच को समझिए, उससे डरिए नहीं, और हां, हर सोच पर विश्वास मत करिए, क्योंकि हर सोच सच नहीं होती। कुछ सोचें सिर्फ डर से जन्मी होती हैं, हकीकत से नहीं। अब जाते जाते बस एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप वाकई खुद से प्यार करते हैं तो अपने मन को सोच के दलदल में न फंसने दें। मन को वर्तमान में लाकर शांत करिए, मन को काम देकर स्थिर बनाइए, और हर दिन खुद से कहिए, मैं सोच नहीं, समाधान का हिस्सा बनूंगा। क्या आपने कभी अकेले बैठे बैठे बिना किसी वजह के अपने ही विचारों से थकान महसूस की है? रात को सोने गए पर नींद नहीं आई, क्योंकि दिमाग सोचता गया और सोचता गया, कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो क्या मैंने ठीक किया? क्या मैं किसी की नजर में गिर गया? क्या ये नौकरी बचेगी? कहीं मैं अकेला तो नहीं हो जाऊंगा? और फिर सुबह उठे तो थक कर। सवाल यह है, इतना सब सोचकर आपने क्या हासिल किया? क्या आपके विचारों ने कोई समाधान दिया, या सिर्फ बेचैनी, डर और उलझने दी? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है कि आप खुद को इस कैद से आजाद करें, क्योंकि ओवरथिंकिंग एक धीमा जहर है। ये आपके सपनों को, आपके आत्मविश्वास को और आपकी खुशी को धीरे धीरे खा जाता है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं, ये मन को मुक्त करने की साधना है। आज हम सीखेंगे ज्यादा सोचना कैसे छोड़ें, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे बेहद असरदार तरीके बताने वाला हूं जो आपकी सोच को शांत कर सकते हैं। ऐसे तरीके जो न केवल मनोवैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं, बल्कि गौतम बुद्ध और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान से भी जुड़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं विचारों के बवंडर को शांति की हवा में बदलने का सफर। पहला तरीका, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? खुद से पूछो। हर बार जब दिमाग में कोई चिंता उठे तो एक पल ठहर कर सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? उदाहरण के तौर पर, अगर आपको चिंता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप किसी के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं ना? तो क्यों अपनी ऊर्जा वहां खर्च कर रहे हो जहां आपका कोई वश ही नहीं? गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जहां नियंत्रण नहीं वहां चिंता भी व्यर्थ है, और जहां नियंत्रण है वहां चिंता की जरूरत ही नहीं। तो अपने मन से कहिए, अगर ये बात मेरे बस में नहीं है तो मैं इसे सोचकर अपना समय और शांति क्यों गंवाऊं? और अगर ये बात मेरे हाथ में है तो सोचने से बेहतर है काम करना शुरू करो। यही ओवरथिंकिंग का पहला और सबसे सशक्त इलाज है। दूसरा तरीका, अपनी सोच को कागज पर लिखो। थॉट डंपिंग, जब दिमाग में एक साथ हजारों विचार दौड़ते हैं तो महसूस होता है जैसे कोई भी विचार साफ नहीं दिख रहा, सब धुंधला है, सब अधूरा है। ऐसे में सबसे बेहतर उपाय है, पेन उठाओ और कागज पर सब लिख डालो। जैसे ही आप अपने विचारों को बाहर निकालते हो, मन अपने आप हल्का होने लगता है। ये ऐसे है जैसे किसी बंद बोतल में भरी हुई गैस को खोल देना, दबाव कम हो जाता है। मन का एक बड़ा गुण यह है कि जो विचार बाहर आ जाएं, वो हमें अंदर से नहीं खा सकते। जैसे हम कूड़ा बाहर फेंकते हैं, वैसे ही अनावश्यक विचारों को भी निकालना जरूरी है। तीसरा तरीका,
सोच के बजाय काम शुरू करो, एक्शन थेरेपी। सच्चाई ये है कि हमेशा सोचते रहने से डर बढ़ता है और काम करने से डर घटता है। जब आप कोई एक छोटा सा काम शुरू करते हैं तो दिमाग का ध्यान सोच से करने पर चला जाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सोच रहे हो कि किसी दोस्त से बात करनी चाहिए या नहीं, क्या वो बुरा मान जाएगा? तो उठाइए फोन और एक हाय मैसेज कर दीजिए। चाहे वो काम छोटा हो, जैसे कमरे की सफाई, टहलने जाना, एक पेज पढ़ना, लेकिन एक्शन लेने से दिमाग की उलझन खुद ब खुद छंटने लगती है। याद रखिए, सोच को हराने का सबसे अच्छा तरीका है करना शुरू करना। चौथा तरीका, 5 मिनट का ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। आपके विचार आपकी सांसों की तरह हैं, लगातार चलते रहते हैं। लेकिन जब आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देते हो तो वो विचार जैसे धीमे पड़ने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब हमारा मस्तिष्क अल्फा अवस्था में चला जाता है, जहां चिंता, तनाव और विचारों की भीड़ धीमी हो जाती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान को ही मन की शुद्धि का सबसे प्रभावशाली उपाय बताया है। तो बस 5 मिनट रोज सुबह या रात को बैठिए, सांसों को देखिए। कोई प्रयास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ होना। आपका मन आपको धन्यवाद देगा। 5वां तरीका, स्टॉप तकनीक। हर बार जब दिमाग बेकाबू दौड़ने लगे तो खुद को जोर से कहिए स्टॉप। ये एक पैटर्न ब्रेकिंग टूल है। ये स्टॉप कहने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को डांट रहे हो, बल्कि ये एक सिग्नल है कि अब मुझे ध्यान बदलना है। जैसे ही आप स्टॉप कहो, अपने शरीर को किसी क्रिया में लगा दो। पानी पी लो, चेहरा धो लो, बाहर निकल जाओ, गहरी सांस लो। इससे मस्तिष्क को एक नई दिशा मिलती है। याद रखो, विचार खुद नहीं रुकते, लेकिन आप उन्हें मोड़ सकते हो। छठा तरीका, सोचने के लिए समय तय करो, स्केड्यूल्ड थिंकिंग। अब यह सुनकर अजीब लगेगा कि सोचने के लिए समय निर्धारित किया जाए, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप खुद को यह कहो, मैं इस विषय पर सिर्फ शाम 6:30 से 6:45 तक सोचूंगा, तो दिमाग उस समय से पहले उस विषय को दोहराना कम कर देता है। यह तरीका कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे ही आप सोचने का समय सीमित करते हो, आपका दिमाग जान जाता है अब हर समय इस पर उलझना नहीं है। ये तरीके बड़े बड़े सीईओ, थिंकर्स और दार्शनिक अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर समय सोचना समाधान नहीं देता, सिर्फ थकान देता है। 7वां तरीका, परफेक्शन की आदत छोड़ो, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण होता है परफेक्शन की चाह। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए, कोई गलती ना हो। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने गड़बड़ कर दी? ये सोच हमें हर कदम पर रोके रखती है। लेकिन सच ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है, सुधार ही असली सफलता है। दुनिया का कोई भी महान कार्य बिना गलतियों के नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक कुम्हार पहले घड़े को बिगाड़ता है, फिर उसे आकार देता है, और फिर वही उसका सबसे सुंदर घड़ा बनता है। इसलिए गलती करने से मत डरो, सोचने के बजाय प्रयोग करो। फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, सीख कर उठो और आगे बढ़ो। दोस्तों, मनुष्य का मन एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन अगर इसे बिना दिशा के छोड़ दिया जाए तो ये आपको थका सकता है, डरा सकता है और रोक सकता है। लेकिन अगर आप इसे समझें तो यही मन आपको उड़ा सकता है अद्भुत ऊंचाइयों तक। ओवर थिंकिंग को हराना कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। तो दोस्तों, अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग कैसे हमारे मन की शांति को चुपचाप खा जाता है, तो अब वक्त आ गया है सोच को दिशा देने का, ना कि उसे भटकाने का। हर बार जब आपका मन उलझे तो याद रखिए, सोचना जरूरी है, लेकिन सीमाओं में। और जब सोच सीमाओं को लांघने लगे तो उसे प्यार से, ध्यान से और एकाग्रता से रोका जा सकता है। जो बातें आपके वश में नहीं, उन्हें पकड़कर बैठना, अपने ही मन के विचारों से लड़ते रहना, हर छोटी बात पर खुद को दोष देना, ये सब खुद को धीरे धीरे तोड़ने जैसा है। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि उससे बाहर कैसे निकलना है। अब आप जान चुके हैं कि आपके विचार आपके सेवक हैं, मालिक नहीं। इसलिए आज से एक वादा कीजिए, अब मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं अपने मन को प्रेम से, ध्यान से और समझदारी से चलाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते आपके जीवन को दिशा देने वाला, ऐसा ही गहराई से भरा, मन और आत्मा को छू जाने वाला कंटेंट आपको मिलता रहे, तो हमारे YouTube चैनल, यहां अपना चैनल नाम डालें, से जरूर जुड़िए। हमारा चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आत्मिक यात्रा है।
जहां हर वीडियो आपके भीतर छिपे उस शांत योद्धा को जगाने की कोशिश है जो किसी को दिखता नहीं लेकिन आपके हर संघर्ष का साथी है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस मानसिक जागरण की यात्रा का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं मिलते, यहां जीवन को समझने की नई दृष्टि मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हम क्यों बार बार उन्हीं बातों में उलझते हैं जो हमें चोट पहुंचाती हैं और कैसे उस मानसिक जाल से आजादी पाई जाए। तब तक खुद से जुड़िए, शांति से भरिए और याद रखिए, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। निर्भर करता है आप उसे किस रूप में चुनते हैं। हमारे चैनल पर जहां सोच बदलती है और जीवन समृता है। धन्यवाद और प्रेम के साथ नमस्कार। जिंदगी में दो ही दर्द होते हैं, एक है मेहनत का दर्द, दूसरा है पछतावे का दर्द। फर्क बस इतना है कि मेहनत का दर्द आपको आपके सपनों तक ले जाएगा और पछतावे का दर्द आपको पूरी जिंदगी कचोटता रहेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है वो अपनी किस्मत को कंट्रोल कर लेता है। सवाल ये है, क्या आपने अपने दिमाग को कभी कंट्रोल करने की कोशिश की है? चैप्टर 1, ड्रीम को डेडलाइन दो। सपना देखना हर कोई जानता है, लेकिन उसे पकड़ना वो सिर्फ उन्हीं के बस में है जो उसे एक तारीख के साथ बांध देते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। ये लाइन जितनी सिंपल लगती है उतनी ही गहरी है। जरा सोचो, एक इंसान कहता है मुझे अमीर बनना है, अच्छा है, अच्छा सपना है, लेकिन सवाल है कब? 5 साल में, 10 साल में, अगले जन्म में? यहां से खेल शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सपना हवा में तैरता रहेगा तुम्हारा दिमाग उसे एक सीरियस मिशन की तरह ट्रीट नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे मुझे 1 साल में 10 लाख कमाने हैं, उस दिन से तुम्हारा दिमाग क्लॉक की टिकिंग सुनना शुरू कर देगा। डेडलाइन का जादू यही है, ये तुम्हारे सपने को एक वेग ख्वाब से उठाकर एक मेजरेबल टारगेट बना देता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एक रिसर्च के अनुसार जिन लोगों ने अपने गोल्स को सिर्फ सोचा उनके पास सक्सेस का चांस था, लेकिन जिन लोगों ने अपने गोल्स को लिखकर एक स्पेसिफिक डेट असाइन की उनका सक्सेस रेट 42% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन प्रेशर और अर्जेंसी में अलग तरह से रिएक्ट करता है। तुम्हारा माइंड नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेशन में माहिर है। अगर उसे लगे कि समय इन्फिनिट है तो वो तुम्हें कन्विंस कर देगा कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन डेडलाइन देते ही वो कल एक लग्जरी बन जाती है और हर दिन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सोचो, अगर तुम्हें किसी एग्जाम की डेट ना पता हो तो क्या तुम पढ़ाई करोगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही तुम सुनते हो कि अगले महीने एग्जाम है, तुम्हारी पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। तुम डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, स्केड्यूल बनाते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम का एनिमी है। यही प्रिंसिपल लाइफ के हर ड्रीम में लागू होता है। तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, किसी स्किल में मास्टर बनना चाहते हो, इन सब के लिए एक डेडलाइन सेट करना गेम चेंजर है। नेपोलियन हिल के अनुसार सक्सेस सिर्फ डिजायर से नहीं आती, बल्कि उस डिजायर को एक कॉन्क्रीट प्लान और फिक्स्ड टाइम फ्रेम में डालने से आती है। बिना डेडलाइन तुम्हारा प्लान ऐसे है जैसे ट्रेन के पास ट्रैक ही ना हो, पावरफुल इंजन है लेकिन दिशा नहीं। तुम्हारा दिमाग जब देखता है कि कोई तारीख करीब आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। सडनली तुम्हें नए आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये कोई मैजिक नहीं, बल्कि ब्रेन की रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS का काम है, जो फोकस्ड अटेंशन क्रिएट करता है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है, गलत डेडलाइन भी तुम्हें डिमोटिवेट कर सकती है। अगर तुम कहते हो कि मैं 1 हफ्ते में 1 करोड़ कमाऊंगा और तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्लान या रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग शुरू में ही हार मान लेगा। इसलिए डेडलाइन रियलिस्टिक होनी चाहिए, इतनी चैलेंजिंग कि तुम्हें पुश करे, लेकिन इतनी अनरियलिस्टिक नहीं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दे। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, 2 लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पर्सन ए कहता है मुझे फिट होना है, पर्सन बी कहता है मुझे अगले 6 महीनों में 10 किलो वेट लूज करना है। दोनों में से किसके पास ज्यादा चांस है गोल अचीव करने का? पर्सन बी। क्यों? क्योंकि उसकी जर्नी में एक काउंटडाउन चल रहा है। हर दिन, हर हफ्ता उसे रिमाइंड करता है कि टाइम कम है और काम करना है। यही डिफरेंस है ड्रीम और गोल में। ड्रीम बिना डेडलाइन के बस विश है, डेडलाइन के साथ वो कमिटमेंट है।
अब यहां एक पावरफुल टेक्निक आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग। जब तुमने एक डेडलाइन सेट कर दी तो अब पीछे से कैलकुलेट करो कि उस गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हें हर दिन, हर हफ्ते क्या करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा गोल है 1 साल में 10 लाख कमाना, तो ये 12 महीनों में डिवाइड करो, फिर वीक्स में, फिर डेज में। सडनली तुम्हारा बड़ा गोल छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदल जाएगा, और यही छोटे स्टेप्स तुम्हें ओवरवेल्म होने से बचाएंगे। नेपोलियन हिल के समय में उन्होंने एंड्रू कार्नेगी से यह प्रिंसिपल सीखा था। कार्नेगी ने उन्हें सिखाया कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स कभी अपने सपनों को हवा में नहीं छोड़ते थे। वो एग्जैक्ट तारीख लिखते थे और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके हिसाब से काम करने पर मजबूर करते थे। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम कर लिया था कि हर दिन उनके एक्शंस ऑटोमैटिकली उनके गोल्स के अलाइंड हों। इस पॉइंट पर तुम्हें एक चीज और समझनी होगी, डेडलाइन सिर्फ कैलेंडर में मार्क करने के लिए नहीं होती, वो तुम्हारे पूरे इमोशनल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए होती है। जब तुम डेट लिखते हो तो तुम अपने आप से एक वादा कर रहे होते हो। ये वादा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़ जाता है। हर बार जब तुम डिले करते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे एक टूटे हुए प्रॉमिस की तरह रजिस्टर करता है, और जितनी बार तुम ऐसा करते हो उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरता है। लेकिन जब तुम एक डेडलाइन सेट करके उसे मीट करते हो तो तुम्हारे अंदर का ट्रस्ट लेवल आसमान छूने लगता है। फिर चाहे गोल छोटा ही क्यों ना हो, जैसे एक प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना या एक बुक 30 दिनों में पढ़ना, ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन का आर्मर बना देती हैं। यही आर्मर तुम्हें बड़े बड़े सपनों के लिए तैयार करता है। डेडलाइन का एक और साइकोलॉजिकल फायदा है, पार्किंसंस लॉ। ये कहता है, वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर तुम्हें किसी काम के लिए 1 हफ्ता दिया जाए तो तुम वो काम 1 हफ्ते में करोगे, लेकिन अगर वही काम के लिए सिर्फ 2 दिन दिए जाएं तो तुम किसी तरह उसे 2 दिन में पूरा कर लोगे। डेडलाइन तुम्हारे दिमाग को फोर्स करती है कि वो कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे। अब सवाल ये है, प्रैक्टिकली कैसे शुरू करें? अपना बिगेस्ट ड्रीम लिखो, उसके लिए एक रियलिस्टिक लेकिन चैलेंजिंग डेडलाइन तय करो, उसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो। प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कैलेंडर, हैबिट ट्रैकर या डिजिटल रिमाइंडर इस्तेमाल करो। पब्लिक कमिटमेंट करो, अपने दोस्तों, फैमिली या सोशल मीडिया पर अनाउंस करो। इससे तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी लेवल बढ़ जाएगा। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो तुम्हारा माइंड शायद कभी से निकलकर अभी करना है कि मोड में आ जाएगा, और यही मोड तुम्हें उन 42% लोगों में ला देगा जो अपने गोल्स अचीव करते हैं। याद रखो, सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पकड़ना सिर्फ उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो उसे तारीख के साथ लॉक कर देते हैं। बिना तारीख सपना एक बादल है, खूबसूरत लेकिन हवा के साथ उड़ने वाला। तारीख के साथ वो एक पत्थर बन जाता है, अडिग, ठोस और शेप लेने के लिए तैयार। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है, तो सच ये है कि समय हमेशा उतना ही होता है जितना तुम अपने गोल के लिए निकालते हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग कैलेंडर के पेज बदलते रहते हैं और कुछ लोग उसी कैलेंडर पर अपना नाम लिख देते हैं, अचीवर्स की तरह। चैप्टर 2, बर्निंग डिजायर का रूल। सिर्फ चाहत से काम नहीं चलता, चाहत तो हर किसी के पास होती है। फर्क तब पड़ता है जब वो चाहत जलने लगे, जब वो तुम्हें चैन से सोने न दे, जब तुम्हारा दिमाग 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचे। यही है बर्निंग डिजायर, नेपोलियन हिल के सक्सेस फॉर्मूला का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। नेपोलियन हिल साफ कहते थे, स्ट्रॉन्ग डिजायर ही आपको काम करने पर मजबूर करेगा। और ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। देखो, हम सबके पास गोल्स होते हैं। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, कोई हेल्थ इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी डिजायर इतनी गहरी नहीं थी कि वो ऑब्स्टिकल्स को तोड़ सके। बर्निंग डिजायर वो फ्यूल है जो तुम्हें 100 बार गिरने के बाद भी उठने पर मजबूर करता है। थॉमस एडिसन की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाइट बल्ब का इन्वेंशन एक सिंपल मैकेनिकल प्रोजेक्ट नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार फेल हुए। सोचो, अगर उनकी डिजायर सिर्फ अच्छा होगा, अगर मैं इन्वेंट कर लूं वाली होती, तो शायद वो 50वें या 100वें फेलियर पर ही रुक जाते। लेकिन उनकी चाहत इतनी इंटेंस थी कि हर फेलियर उनके लिए एक डेटा पॉइंट बन गया, एक नया स्टेप। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। यही माइंडसेट सिर्फ बर्निंग डिजायर से आता है।
बर्निंग डिजायर एक तरह से तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डोमिनेंट थॉट प्रिंसिपल। तुम्हारे दिमाग में जो थॉट सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही तुम्हारे डिसीजंस, हैबिट्स और एक्शंस को कंट्रोल करने लगता है। अगर तुम्हारी डिजायर स्ट्रांग है तो वो हर डिस्ट्रैक्शन को काट देगी, हर लेजीनेस को क्रश कर देगी और तुम्हें उस काम की तरफ खींच ले जाएगी जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी स्ट्रांग डिजायर बनती कैसे है? नेपोलियन हिल का जवाब सिंपल है, अपने सपने को इतना बड़ा और इतना जरूरी बना दो कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी लगे। अगर तुम्हारा गोल बस अच्छा लगेगा वाला है तो वो मुश्किल आने पर गिर जाएगा, लेकिन अगर वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, अगर वो तुम्हारे लिए सर्वाइवल की तरह जरूरी है तो तुम उसे छोड़ नहीं सकते। सोचो, जब कोई इंसान पानी में डूब रहा होता है तो उसे ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन के लिए किसी भी हद तक जाता है, किसी भी हालत में सरफेस तक पहुंचने की कोशिश करता है। बर्निंग डिजायर भी वैसा ही है, सर्वाइवल लेवल की अर्जेंसी। और ये अर्जेंसी तब आती है जब तुम अपने गोल को अपने वाई से जोड़ते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो सिर्फ पैसे के लिए तो शायद तुम पहले ऑब्स्टिकल पर हार मान जाओ। लेकिन अगर तुम बिजनेस इसलिए शुरू करना चाहते हो क्योंकि तुम अपने फैमिली को गरीबी से निकालना चाहते हो, अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो ये डिजायर तुम्हें रात को 3 बजे भी उठाकर काम करवाएगी। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक बर्निंग डिजायर की कहानी होती है। एंड्रू कार्नेगी के पास स्टील इंडस्ट्री का कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उनका डिजायर इतना इंटेंस था कि उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को सीखकर, बदलकर और डोमिनेट करके हिस्ट्री बना दी। बर्निंग डिजायर का एक और फायदा है, ये तुम्हें फियर इम्यूनिटी देता है। नॉर्मल इच्छा डर के सामने हार जाती है, लेकिन बर्निंग डिजायर डर को इररेलेवेंट बना देती है। थॉमस एडिसन को फेलियर का डर था, होगा, लेकिन उनकी चाहत उससे बड़ी थी। इलॉन मस्क को रॉकेट्स फेल होने का डर था, होगा, लेकिन मार्स पर जाने की इच्छा उससे ज्यादा जल रही थी। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जर्नी सिर्फ शुरू होकर खत्म न हो बल्कि बीच की हर कठिनाई को पार करे, तो तुम्हें अपनी डिजायर को बर्न करना होगा। प्रैक्टिकल तरीका क्या है? अपने गोल को डिटेल में इमेजिन करो, उसकी स्मेल, उसकी साउंड, उसका टेस्ट तक महसूस करो। अपने गोल को अपने सबसे गहरे पर्सनल रीजन से जोड़ो। हर दिन खुद से लाउडली रिपीट करो कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। अपने गोल से जुड़ी रिमाइंडर्स अपने रूम, फोन और हर जगह लगाओ। बर्निंग डिजायर कोई लग्जरी नहीं है, ये सक्सेस का फ्यूल है। बिना इसके तुम्हारी जर्नी आधे रास्ते में खत्म हो जाएगी। और याद रखो, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव किसी हाफ हार्टेड विश से नहीं आया। हर रेवोल्यूशन, हर इन्वेंशन, हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक इंसान था जो अपने सपने के लिए जल रहा था और बुझने से इनकार कर रहा था। चैप्टर 3, ऑटो सजेस्शन का पावर। तुम वो बनते हो जो तुम अपने आप से बार बार कहते हो। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल को ऑटो सजेस्शन नाम दिया, और इसका सिंपल मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव, गोल फोकस्ड मैसेजेस देना ताकि वो तुम्हारी रियलिटी बन जाए। हम सब दिन भर खुद से बातें करते हैं। साइंस कहती है कि एक इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। सवाल यह है, उनमें से कितने तुम्हारे सपनों को सपोर्ट करते हैं और कितने उन्हें सैबोटाज करते हैं? अगर तुम्हारे दिमाग में बार बार डाउट, डर और नेगेटिविटी घूम रही है, जैसे मैं कर नहीं सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो ये थॉट्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना देंगे। और सबकॉन्शियस ब्लूप्रिंट बदलना मुश्किल नहीं, असंभव भी नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ऑटो सजेस्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेपोलियन हिल का कहना था, यू विल बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस से भी साबित है। जब तुम किसी थॉट को बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो सच हो या झूठ, तुम्हारा ब्रेन उसे रियलिटी मानना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तुम्हारा दिमाग कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करता है और धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर, डिसीजंस और हैबिट्स उसी थॉट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। इसका सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल है मोहम्मद अली। जब वो वर्ल्ड चैंपियन बने भी नहीं थे, तब भी वो बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये सिर्फ सेल्फ प्रेज नहीं थी, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की प्रोसेस थी।
उन्होंने अपने दिमाग को इतनी बार ये बिलीव करवा दिया कि उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका ट्रेनिंग इंटेंसिटी, उनका फाइट स्ट्रैटेजी सब उस बिलीफ के हिसाब से ऑपरेट करने लगे। नतीजा, वो सच में ग्रेटेस्ट बन गए। ऑटो सजेस्शन का पावर सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, हर फील्ड में काम करता है। मान लो तुम्हारा गोल है 1 साल में बिजनेस शुरू करना। अगर तुम रोज अपने माइंड में ये पिक्चर बनाओ, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, मेरी कंपनी लोगों को वैल्यू दे रही है, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और इसे सुबह और रात जोर से बोलो जैसे ये ऑलरेडी सच हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस विजन को रियलिटी में लाने के लिए अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज फिल्टर करना शुरू कर देगा। लाइफस्टाइल टिप: सुबह और रात अपने गोल को जोर से रिपीट करो, और वो भी प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो पहले से सच है। आई अर्न 10 लाख अ ईयर, आई एम फिट एंड हेल्थी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड अनस्टॉपेबल। ये प्रोसेस शुरू में ऑकवर्ड लगेगी, लेकिन यही रेपिटेशन तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग बदल देगा। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस लॉजिक और रियलिटी में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को अब्जॉर्ब करता है। जितना ज्यादा तुम अपने गोल को इमोशन के साथ बोलोगे, उतना जल्दी तुम्हारा माइंड उसे अपना लेगा। नेपोलियन हिल ने साफ लिखा है, ऑटो सजेस्शन सिर्फ वर्ड्स बोलने का गेम नहीं है, इसमें फीलिंग डालना जरूरी है। अगर तुम बिना इमोशन के रिपीट करते हो तो ये बस एक मैकेनिकल एक्सरसाइज रह जाएगी। लेकिन अगर तुम बोलते वक्त इमेजिन करते हो कि तुम्हारा गोल ऑलरेडी सच है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे फास्ट ट्रैक पर डाल देगा। एक और एग्जाम्पल, जिम कैरी। जब वो स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, उस पर डेट डाली और उसे रोज इमेजिन किया। 5 साल बाद उन्हें एग्जैक्टली 10 मिलियन की मूवी डील मिली। ये कोइंसिडेंस नहीं, ऑटो सजेस्शन का रिजल्ट था। ऑटो सजेस्शन एक तरह से तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट है। अगर तुम पुराने नेगेटिव प्रोग्रामिंग के साथ चलते रहोगे तो तुम्हारे ड्रीम्स बार बार क्रैश होंगे, लेकिन अगर तुम रोज पॉजिटिव कमांड्स डालते रहोगे तो तुम्हारा माइंड उसी हिसाब से रन करेगा, स्मूथ, पावरफुल, गोल ओरिएंटेड। याद रखो, तुम्हारा दिमाग हर समय किसी न किसी मैसेज को अब्जॉर्ब कर रहा है। अगर तुम उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते तो एनवायरनमेंट और लोग तुम्हारे लिए ये काम करेंगे, और ज्यादातर केसेस में वो तुम्हारे ड्रीम्स के फेवर में नहीं होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस का ड्राइवर खुद बनो, ऑटो सजेस्शन से उसे डायरेक्शन दो, क्योंकि आखिर में नेपोलियन हिल के वर्ड्स में व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। और बिलीव करने की शुरुआत तुम्हारे अपने वर्ड्स से होती है। चैप्टर 4, मास्टरमाइंड ग्रुप। अगर तुम अकेले तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। नेपोलियन हिल ने अपने रिसर्च में एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला खोजा जिसे उन्होंने नाम दिया मास्टरमाइंड। इसका मतलब है अपने आप को ऐसे लोगों से घेरना जो तुम्हें इंस्पायर करें, तुम्हारी सोच को एक्सपैंड करें और मुश्किल वक्त में तुम्हें गिरने से पहले पकड़ लें। देखो, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और सक्सेस पर उतना ही असर डालता है जितना तुम्हारी स्किल्स। तुम चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, अगर तुम अपने समय ऐसे लोगों के साथ बिताते हो जो तुम्हारे ड्रीम्स पर डाउट करते हैं, जो हर आइडिया में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकते हैं, तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी तुम्हें भी खींच लेगी, जैसे पानी में डूबते हुए इंसान को पकड़ना। नेपोलियन हिल ने कहा था, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, साइंस भी है। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का सपोर्टिव और गोल ओरिएंटेड सोशल सर्कल होता है, वो 85% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं उन लोगों से जो नेगेटिव या इंडिफरेंट लोगों से घिरे होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेटवर्क तुम्हारे दिमाग में एक कॉम्पाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। आइडियाज मल्टीप्लाई होते हैं, सॉल्यूशंस फास्ट मिलते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राइट ब्रदर्स। ये सिर्फ 2 भाई नहीं थे, ये एक दूसरे के मास्टरमाइंड पार्टनर थे। जब दुनिया उन्हें पागल कह रही थी कि मनुष्य कभी उड़ नहीं सकता, तब भी उन्होंने एक दूसरे की सोच को चैलेंज किया, इंप्रूव किया और सपोर्ट किया। अगर उनमें से कोई एक अकेले होता तो शायद वो भी सोसाइटी के डाउट में फंस जाता, लेकिन साथ मिलकर उन्होंने एक इम्पॉसिबल ड्रीम को रियलिटी में बदला, एयरप्लेन का इन्वेंशन किया। मास्टरमाइंड का असली मैजिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि सिनर्जी है। सिनर्जी मतलब 2 दिमाग मिलकर वो आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अकेले पॉसिबल ही नहीं। इमेजिन करो, तुम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर स्टक हो और तुम्हारे मास्टरमाइंड ग्रुप में कोई ऐसा है जिसने पहले वही प्रॉब्लम सॉल्व की है।
तुम्हें शॉर्टकट मिल जाता है। तुम एक दूसरे के एक्सपीरियंस और विजडम का लेवरेज लेते हो। यही रीजन है कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स कभी अकेले काम नहीं करते। उनके पास एडवाइजर्स, पार्टनर्स और मेंटर्स का स्ट्रांग नेटवर्क होता है। अब सवाल है, अपना मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाएं? लाइक माइंडेड लोग खोजो, ऐसे लोग जिनके गोल्स बड़े हैं और जिनकी एनर्जी तुम्हें ऊपर खींचे। डाइवर्सिटी रखो, हर फील्ड से लोग हो सकते हैं ताकि पर्सपेक्टिव्स अलग अलग मिलें। रेगुलर कनेक्ट करो, वीकली या मंथली ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो। म्यूचुअल ग्रोथ का रूल, मास्टरमाइंड सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए भी है। तुम दूसरों के गोल्स में इन्वेस्ट करो जैसे वो तुम्हारे में करेंगे। नेपोलियन हिल ने अपने समय के रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल लोगों से यह प्रिंसिपल सीखा था। एंड्रू कार्नेगी के पास एक ऐसा नेटवर्क था जिसमें हर मेंबर अपने फील्ड का एक्सपर्ट था। कार्नेगी खुद एडमिट करते थे कि उनकी 90% वेल्थ मास्टरमाइंड अलायंस की वजह से पॉसिबल हुई। याद रखो, तुम अकेले सब कर सकते हो, लेकिन सब कुछ अकेले करने की कीमत बहुत महंगी है। टाइम, एनर्जी और मेंटल बर्नआउट। मास्टरमाइंड ग्रुप तुम्हें ये कीमत कम करने का रास्ता देता है। वो तुम्हारे सपनों को सिर्फ अलाइव नहीं रखता बल्कि एक्सेलरेट करता है। और हां, एक बात और, मास्टरमाइंड सिर्फ पॉजिटिव लोगों का ग्रुप नहीं है, ये कमिटमेंट का ग्रुप है। यहां सिर्फ बातें नहीं, एक्शन होता है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घिरे हो जो अपने ड्रीम्स के लिए रोज लड़ रहे हैं, तो तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर उठ जाता है। क्योंकि सच तो ये है, अकेला इंसान एक ड्रीम देख सकता है, लेकिन एक सही मास्टरमाइंड ग्रुप उस ड्रीम को एक मूवमेंट बना देता है। चैप्टर 5, फेथ विजुअलाइजेशन। जो तुम अपने दिमाग में बार बार और साफ साफ देख सकते हो, वो इवेंचुअली तुम्हारे हाथों में भी आ सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे सक्सेस का सबसे पावरफुल सीक्रेट कहा, फेथ और विजुअलाइजेशन। फेथ मतलब अपने सपने पर इतना अटूट भरोसा कि बीच में कितने भी तूफान आए, तुम्हारा यकीन हिल न पाए। और विजुअलाइजेशन मतलब उस सपने को अपने माइंड में इतनी क्लैरिटी के साथ देखना जैसे वो पहले से तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। नेपोलियन हिल के मुताबिक फेथ वह स्टार्टिंग पॉइंट है जो तुम्हारी सोच को फियर से फ्रीडम तक ले जाती है, और विजुअलाइजेशन वो प्रोसेस है जो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है ताकि वो तुम्हारे गोल्स के लिए काम करना शुरू कर दे, भले तुम सो रहे हो। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल। जब तुम किसी चीज को बार बार विविडली इमेजिन करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उसके लिए न्यूरल पाथवेज बना देता है और तुम्हारा बॉडी उसे सच मानकर उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। तुम्हें रोज सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट जब तुम अपनी आंखें बंद करो और अपने सपने को डिटेल में देखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारा गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना, तो इमेजिन करो तुम्हारा ऑफिस कैसा दिखता है, तुम्हारी टीम कैसे काम कर रही है, तुम्हारे क्लाइंट्स तुमसे हैंडशेक कर रहे हैं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में वो एग्जैक्ट अमाउंट है जो तुम चाहते हो। स्मेल, साउंड, विजुअल्स, हर डिटेल को फील करो। जितना ज्यादा डिटेल, उतना स्ट्रांग इंप्रेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस में पड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड विल ट्रांसलेट इनटू इट्स फिजिकल इक्विवेलेंट बाय द मोस्ट डायरेक्ट एंड प्रैक्टिकल मीन्स, द थॉट्स यू होल्ड विथ फेथ। यानी अगर तुम्हारा फेथ स्ट्रांग है और तुम उसे बार बार विजुअलाइज करते हो, तो तुम्हारा दिमाग और बॉडी उस विजन को रियलिटी बनाने के लिए हर पॉसिबल रिसोर्स ढूंढ लेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिम कैरी। जब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उनके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से एक पैक्ट किया। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा, डेट डाली थैंक्सगिविंग 1995, और उस चेक को रोज अपने बटुए में रखा। हर दिन उन्होंने इमेजिन किया कि वो सक्सेसफुल हैं, मूवीज में काम कर रहे हैं और उन्हें एग्जैक्टली उतना पेमेंट मिल रहा है। सालों बाद 1995 में उन्हें मूवी डम एंड डम्बर के लिए $10 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या यह मैजिक था? शायद नहीं। यह था ईयर्स ऑफ बिलीफ, विजुअलाइजेशन और एक्शन का रिजल्ट। विजुअलाइजेशन सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, बल्कि एक्शन को ट्रिगर करने के लिए है। जब तुम्हारा सबकॉन्शियस उस ड्रीम को सच मान लेता है, तो तुम नेचुरली ऐसे डिसीजंस लेने लगते हो, ऐसे हैबिट्स अपनाने लगते हो और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो जो तुम्हें उस गोल के करीब ले जाएं। प्रैक्टिकल तरीका, सुबह उठते ही और सोने से पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। गोल को प्रेजेंट टेंस में सोचो। आई एम अर्निंग आवर्स 10 लाख अ ईयर। आई एम फिट एंड हेल्थी। आई एम स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज। विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन जोड़ो, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड, प्राइड। विजन बोर्ड बनाओ।
इमेजेस और वर्ड्स का कोलाज, ताकि तुम्हारा ब्रेन दिन भर वो विजन देखता रहे। नेपोलियन हिल का कहना है, फेथ और विजुअलाइजेशन को रोज रिपीट करो, जैसे कोई फार्मर अपने खेत में बीज बोकर रोज पानी देता है। शुरू में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर एक पूरी जड़ें बन रही होंगी, और जब समय आएगा तो वो सपना तुम्हारी जिंदगी में रियलिटी बनकर खड़ा होगा, क्योंकि अंत में तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे डाउट्स में से जो भी बड़ा होगा वही तुम्हारी डेस्टिनी तय करेगा। और फेथ प्लस विजुअलाइजेशन तुम्हारे ड्रीम्स को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 6, नॉलेज प्लस एक्शन। नॉलेज तो कई के पास होता है, लेकिन वही सफल होते हैं जो उसे एक्शन में बदल देते हैं। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी का यह सबसे प्रैक्टिकल और सीधा हिस्सा है। नॉलेज केवल तभी ताकत बनती है जब तुम उसे काम में लाओ। दुनिया में लाखों किताबें हैं, हजारों सेमिनार होते हैं, लेकिन असली फर्क तब आता है जब तुम अपनी सीख को डेली रूटीन में उतारते हो। बहुत से लोग बिजनेस की किताबें पढ़ते हैं, सक्सेस की वीडियोस देखते हैं, लेकिन फिर भी वहीं रह जाते हैं। सिर्फ पढ़ते हैं, सोचते हैं, लेकिन शुरू करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज का एक हिस्सा होना आसान है, लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई करने का करेज और कंसिस्टेंसी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते थे, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। इट बिकम्स पावर ओनली व्हेन एंड इफ इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेफिनेट प्लान्स ऑफ एक्शन एंड डायरेक्टेड टू अ डेफिनेट एंड। मतलब, नॉलेज अगर तुम्हारे लिए प्लान और एक्शन में नहीं बदली तो वो बस सिर में भरा हुआ डेटा है, किसी भी जादू की तरह नहीं काम करती। साइंस भी यही कहती है। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग डेली छोटे छोटे कदम लेते हैं, चाहे वो 5 मिनट का काम हो या एक छोटा टास्क पूरा करना, उनके हैबिट्स स्ट्रांग बनते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है और लॉन्ग टर्म में बड़ा इंपैक्ट आता है। लेकिन जो लोग नॉलेज सिर्फ इकट्ठा करते रहते हैं बिना एक्शन के, उनका ग्रोथ स्टैग्नेंट रह जाता है। एग्जाम्पल लो बिजनेस की दुनिया से। बहुत से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन असली एंटरप्रेन्योर वो हैं जो हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाते हैं। चाहे वो मार्केट रिसर्च करना हो, एक ईमेल भेजना हो, प्रोटोटाइप बनाना हो या नेटवर्किंग करना हो। यही छोटा कंसिस्टेंट एक्शन उन्हें सपने के करीब ले जाता है। रोज एक छोटा एक्शन स्टेप तय करो। बड़ा गोल तो हमेशा ध्यान में रखो, लेकिन दिन प्रतिदिन के छोटे कामों पर फोकस करो। अपने काम को मेजरेबल बनाओ, जैसे आज मैं 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स से बात करूंगा, या आज मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो तैयार करूंगा। अगर कोई एक्शन प्लान नहीं बनाओगे तो नॉलेज कहीं भी नहीं पहुंचेगी। नेपोलियन हिल की रिसर्च में यह भी दिखा कि जो लोग नॉलेज के साथ कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, उनके चांसेस सक्सेस के 70-80% तक बढ़ जाते हैं। मतलब, सही नॉलेज प्लस सही एक्शन सफलता का फॉर्मूला। याद रखो, एक्शन वो ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तुम्हारा दिमाग जितना भी ज्ञान समेटे, अगर तुम्हारा हाथ आगे नहीं बढ़ेगा तो सब बेकार है। इसलिए नॉलेज को मत इकट्ठा करो बस शेल्फ्स पर रखने के लिए, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में उतारो, छोटे कदमों से, रोज रोज। क्योंकि अंत में वही इंसान जीतता है जो सीखता है और करता है, सिर्फ सोचने वाला नहीं। चैप्टर 7, परसिस्टेंस मसल। सपनों की मंजिल तक पहुंचने का फर्क अक्सर बस एक चीज होता है, हार न मानना। नेपोलियन हिल ने परसिस्टेंस को सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी बताया है। परसिस्टेंस मतलब वो ताकत जो तुम्हें तब भी खड़ा रखती है जब दुनिया कहती है बंद कर दे, जब हर दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो जाए। लेकिन ये आसान नहीं। डेटा बताता है कि लगभग 80% लोग अपने गोल्स को पहले सिर्फ 2 हफ्तों में ही छोड़ देते हैं। सिर्फ 2 हफ्ते। जब जरा भी कठिनाई आती है तो लोग हार मान लेते हैं, वापस अपनी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन जो 20% लोग टिक जाते हैं, वही आगे चलकर अपनी मेहनत का फल पाते हैं। ये परसिस्टेंस मसल भी एक तरह का मसल है। जितना ज्यादा तुम इसे इस्तेमाल करोगे, उतना ही मजबूत होगा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल लगेगी, दर्द होगा, असफलता मिलेगी। लेकिन जो लोग उठ खड़े होते हैं, जो फिर से कोशिश करते हैं, जो फेलियर्स को खुद पर वार नहीं समझते बल्कि सीखने का मौका मानते हैं, वही अंत में जीतते हैं। एग्जाम्पल लो कर्नल सैंडर्स की कहानी। KFC के फाउंडर ने 1009 बार रिजेक्शन झेला, 1009 बार दरवाजे पर ठुकराए गए। कई बार लोगों ने कहा, यह तरीका नहीं चलेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बुरा है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा, अपनी रेसिपी बेहतर बनाई और अंत में पूरी दुनिया में एक ब्रांड बना दिया। ये परसिस्टेंस ही थी जिसने उन्हें असंभव को मुमकिन बनाया।
नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर इज ओनली अ टेम्पररी चेंज इन डायरेक्शन टू सेट यू स्ट्रेट फॉर योर नेक्स्ट सक्सेस। इसलिए फेलियर्स को डेटा कलेक्शन समझो, जैसे तुम किसी एक्सपेरिमेंट में नए डेटा इकट्ठा कर रहे हो ताकि अगली बार बेहतर फैसले लो। टिप: जब भी कोई फेलियर हो उसे एनालाइज करो, क्या गलत हुआ, सीखो और अपनी स्ट्रैटेजी सुधारो। खुद को याद दिलाओ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे सपने इसे मांगते हैं। हर रोज अपने परसिस्टेंस मसल को एक्सरसाइज दो, चाहे एक छोटा कदम हो, चाहे कोशिश की नई स्ट्रैटेजी हो। याद रखो, परसिस्टेंस के बिना कोई भी लंबा सफर पूरा नहीं होता। तुम जितने ज्यादा गिरोगे उतनी ही ज्यादा ताकत के साथ उठो, और यह उठना ही तुम्हें बाकी 80% से अलग बनाता है। क्योंकि सच यही है, सफलता तुम्हारे सपनों के पीछे नहीं, बल्कि उन सपनों को कभी न छोड़ने वाले इरादों के पीछे छिपी होती है। चैप्टर 8, फियर को क्रश करो। डर की दीवार जितनी बड़ी लगे उसकी पार भी उतना ही उजाला होता है। फियर, ये एक ऐसी भावना है जो हमारी जिंदगी में अक्सर सबसे बड़ी बाधा बनती है। फेलियर का डर, क्रिटिसिज्म का डर, पॉवर्टी का डर, ये तीनों ऐसे कॉमन फियर्स हैं जो हर इंसान को रोकते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन नेपोलियन हिल ने इसे एक बार फिर बहुत साफ कहा था, फियर को एक्शन से ही मारा जा सकता है। दरअसल डर तब होता है जब हम अननोन से डरते हैं, जब हमें पता नहीं होता कि अगला कदम क्या होगा, या हम खुद पर भरोसा खो देते हैं। लेकिन फियर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं जिसे हम भागकर बच सकते हैं। डर को दूर भगाने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। जब हम डर के सामने खड़े होकर कोई काम करते हैं तो डर अपनी ताकत खो देता है। हर बार जब तुम उस चीज को करते हो जो तुम्हें डराती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, नया बिजनेस शुरू करना हो, या कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डर कम होता जाता है। नेपोलियन हिल का यही प्रिंसिपल है, फियर इज द माइंड किलर बट एक्शन इज द माइंड्स हीलर। जो लोग फियर के सामने झुक जाते हैं वो अपने सपनों को भी खो देते हैं, लेकिन जो लोग डर के खिलाफ रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं वो अपने अंदर एक इनविजिबल शील्ड बनाते हैं, एक ऐसा करेज जो मुश्किलों में भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। लाइफस्टाइल टिप: रोज एक ऐसा काम करो जो तुम्हें डराता है, चाहे वो फोन पर किसी स्ट्रेंजर से बात करना हो या नया स्किल सीखना हो। धीरे धीरे ये काम डर के बजाय तुम्हारे लिए आदत बन जाएगा। अपने छोटे विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, ये तुम्हारे डर को खत्म करने का फ्यूल होगा। ये फियर तभी खत्म होता है जब तुम उसे फेस करते हो, न कि उससे भागते हो। और जब तुम अपने डर को हराते हो तो तुम अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत करेज को जगाते हो। याद रखो, डर से नहीं, डर को मात देने से ही तुम अपने सपनों के करीब पहुंच पाओगे। चैप्टर 9, डिसीजन मेकिंग स्पीड। सफलता का एक बड़ा राज है जल्दी डिसीजन लेना और उस डिसीजन पर अडिग रहना। नेपोलियन हिल के अनुसार सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है इनडिसाइसिवनेस, यानी फैसला लेने में देर करना। जिन लोगों ने अपने जीवन में जल्दी और दृढ़ निर्णय लिए वे ज्यादातर समय सफल हुए, और जो लोग देर करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, अपने सपनों को टालते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्पीड उस फर्क को बनाती है जो सफल और एवरेज इंसान के बीच होता है। ये सिर्फ फैसला लेना ही नहीं बल्कि उस फैसले पर कायम रहना भी है। अगर तुम बार बार अपने फैसले बदलते रहो तो तुम्हारा माइंड कंफ्यूजन में फंस जाता है और एक्शन कमजोर पड़ जाता है। एक एग्जाम्पल लो, हेनरी फोर्ड। जब उन्होंने पहली बार अपनी कार की विजन को सामने रखा तब कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया कि ये विचार असंभव है और ऐसा कोई डिमांड नहीं है। लेकिन फोर्ड ने जल्दी डिसीजन लिया और कभी अपनी विजन को बदलने से इनकार कर दिया। उनकी ये दृढ़ता ही थी जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। नेपोलियन हिल कहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ डिसीजन। सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड चेंज देम स्लोली इफ एट ऑल। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल करने से बचो, डिसीजन जल्दी लो और उस पर भरोसा रखो। लाइफस्टाइल टिप: जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो 24 घंटे का नियम अपनाओ। एक दिन के अंदर फैसला कर लो। डिसीजन लेने के बाद उस पर 100% कमिट हो जाओ। अगर बाद में जरूरी लगे तो थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बार बार बदलने से बचो। अपने डिसीजंस को लिखो, इससे क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। डिसीजन मेकिंग स्पीड तुम्हें न सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करती है बल्कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाती है। जल्दी और सही फैसला लेना तुम्हें कंपेटिटर्स से आगे निकालता है। याद रखो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।
जो जल्दी फैसले लेते हैं और उनके लिए लड़ते हैं, वे ही अपने सपनों को असली रूप देते हैं। चैप्टर 10 टाइम को वेपन बनाओ। टाइम हमारी सबसे कीमती रिसोर्स है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वही हमारी जिंदगी का असली फर्क बनाता है। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स में टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर तुम अपने दिन के 24 घंटे को सही दिशा में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो सपनों की उड़ान कहीं अधूरी रह जाएगी। डेटा बताता है कि एक एवरेज इंसान दिन में करीब 3 घंटे फोन पर बर्बाद करता है। ये 3 घंटे अगर फोकस्ड एफर्ट में लगाए जाएं तो हर महीने कई घंटे एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव काम हो सकता है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को चुरा लेते हैं। इसीलिए टाइम को वेपन बनाना जरूरी है, मतलब टाइम को अपने कंट्रोल में लेकर उसे मैक्सिमम आउटपुट के लिए इस्तेमाल करना। इसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, पोमोडोरो टेक्निक। इसमें तुम 25 मिनट पूरी तरह से फोकस्ड होकर काम करते हो, फिर 5 मिनट आराम करते हो। ये साइकिल रिपीट करते रहो। ये मेथड तुम्हारे माइंड को फ्रेश रखता है, फैटीग कम करता है और काम की क्वालिटी बढ़ाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इलॉन मस्क दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इंसानों में से एक। वे अपने दिन को 5 मिनट्स के छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। हर टास्क के लिए एग्जैक्ट समय एलोकेट करते हैं, जिससे उनका पूरा दिन प्लान के अनुसार चलता है, बिना कोई वेस्ट हुए। उनकी ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ही उन्हें इतना कम समय में इतने बड़े काम करने में मदद करती है। लाइफस्टाइल टिप: अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटो। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाओ। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। फोन को साइलेंट या दूर रखो। सोशल मीडिया को लिमिटेड करो। दिन की शुरुआत में अपनी प्रायोरिटी टास्क्स की लिस्ट बनाओ और सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले करो। नेपोलियन हिल कहते थे, टाइम इज द स्केर्सेस्ट रिसोर्स एंड अनलेस इट इज मैनेज्ड नथिंग एल्स कैन बी मैनेज्ड। मतलब, जब तक तुम अपने टाइम को कंट्रोल में नहीं लोगे, कोई भी और रिसोर्स, चाहे वो एनर्जी हो, मनी हो या नॉलेज, इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए अपने समय को अपने दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेता है वो अपने सपनों को भी असली बनाकर दिखाता है। चैप्टर 11 गिव बैक एनर्जी। सफलता का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना है। नेपोलियन हिल ने बताया है कि जब तुम अपने एनर्जी और रिसोर्सेज दूसरों की मदद में लगाते हो तो यूनिवर्स तुम्हें उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा वापस देता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक प्राकृतिक नियम है, गिव एंड यू शैल रिसीव। जब तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो सफलता सीमित रहती है, लेकिन जब तुम अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी सपोर्ट करते हो तो एक पावरफुल एनर्जी फ्लो बनता है जो तुम्हारे ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बना देता है। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें जेनरोसिटी तुम्हें न केवल रिस्पेक्ट और प्यार देती है बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज, कनेक्शंस और इंस्पिरेशन भी लेकर आती है। एग्जाम्पल लो, एंड्रू कार्नेगी की कहानी। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो वेल्थ कमाई उसका लगभग 90% डोनेट कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वे दुनिया के रिचेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड लोगों में गिने जाते हैं। उन्होंने लाइब्रेरीज, एजुकेशन और सोशल प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया, जिससे उनकी लेगेसी और भी मजबूत हुई। उनके एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि जब तुम अपने सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करते हो तो सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पास लौट कर आती है। नेपोलियन हिल कहते थे, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। इसलिए गिव बैक एनर्जी को अपने जीवन में शामिल करना जरूरी है। लाइफस्टाइल टिप: रोजाना या महीने में कम से कम एक बार किसी की मदद करो, चाहे वो मेंटरशिप हो, पैसा देना हो या किसी की प्रॉब्लम सुनना हो। अपना नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज फ्रीली शेयर करो। अपने सर्कल में पॉजिटिविटी और सपोर्ट फैलाओ। ये एनर्जी तुम्हें भी वापस मिलेगी। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने अंदर एक ऐसा खजाना बनाते हो जो कभी खत्म नहीं होता। ये एनर्जी तुम्हें मोटिवेट करती रहती है, नए रास्ते खोलती है और तुम्हारे सपनों को असली बनाती है। याद रखो, जिंदगी में असली सक्सेस वही है जो दूसरों के लिए भी मायने रखे। गिव बैक करो और यूनिवर्स तुम्हें मल्टीप्लाई करके लौट आएगा। चैप्टर 12 स्टार्ट नाउ। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, लेकिन परफेक्ट एक्शन आज ही लिया जा सकता है। हम अक्सर सोचते हैं, जब सही मौका आएगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरी तैयारी पूरी होगी तब कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइमिंग एक मिथक है, ये कभी नहीं आती। जो भी बड़ा सपना देखा गया है उसे शुरू किया गया है बिना किसी परफेक्ट कंडीशन के।
नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मतलब, इंतजार करना ही सबसे बड़ी बाधा है। तुम जितना ज्यादा परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस की तलाश करोगे, तुम उतना ही अपने सपनों से दूर होते जाओगे। एक बहुत बड़ा इमोशनल सच ये है कि जिंदगी का हर दिन अनमोल है और हर पल जो तुम वेस्ट करते हो वो वापस नहीं आता। तुम्हारे पास आज का दिन है, ये मौका है, ये ताकत है कि तुम अपनी कहानी बदल सको। अगर आज नहीं शुरू किया तो कल भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, वो लोग जो आज से 1 साल पहले छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करते हैं, आज अपने गोल्स के बहुत करीब होते हैं। जो लोग परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं, वो आज भी खड़े हैं वहीं जहां थे। लाइफस्टाइल टिप, आज ही एक छोटा एक्शन लो, कोई भी। ये एक्शन बड़ा नहीं होना चाहिए, बस तुम्हें स्टार्ट करवाना चाहिए। अपने सपनों की एक लिस्ट बनाओ और पहला कदम लिखो। खुद से वादा करो कि तुम अब कभी इंतजार नहीं करोगे। याद रखो, परफेक्ट स्टार्ट नहीं होता, बस स्टार्ट होना जरूरी है। शुरुआत में छोटी गलतियां होंगी, रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो सब सीखने का हिस्सा हैं। जो शुरू करता है वही जीतता है। तो इंतजार बंद करो, डर को पीछे छोड़ो और आज ही अपने सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। आज हमने जाना कि कैसे नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स अपनाकर आप अपने अंदर छुपी ताकत को जगाकर अपने सपनों को बहुत कम समय में सच कर सकते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन हर बड़ा कदम आपको मंजिल के और करीब ले जाएगा। अब वक्त है उस नॉलेज को एक्शन में बदलने का। अपनी जिंदगी के हर पल को कीमती बनाओ। अपने डर को मात दो, जल्दी निर्णय लो और परसिस्टेंस के मसल को मजबूत करो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो दुनिया आपकी मेहनत के आगे झुकती है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने सपनों के करीब पहुंच सकें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। याद रखिए, आपकी कहानी का अगला अध्याय सिर्फ आज से शुरू होता है। स्टार्ट नाउ, ड्रीम बिग, स्टे अनस्टॉपेबल।